आज हमारे साथ हिंदुस्तान की वो शख्सियत है जिन्होंने अपना पूरा जीवन आकाशवाणी को, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन को दिया। और इस शख्सियत के बारे में मैं आपको परिचित करवाऊं, उससे पहले उनके नाम के बारे में आपको अवगत कराना चाहूँगा। आपका नाम है डॉक्टर H.O. श्रीवास्तव। डॉक्टर H.O. श्रीवास्तव साहब के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे केंद्र अभियंता श्री सतीश देपाल साहब। डॉक्टर H.O. श्रीवास्तव साहब हमारे आकाशवाणी के मुख्य अभियंता पद पर रहे और आपने संस्थापन में आपने कई केंद्रों के इंस्टॉलेशंस करवाए और उनको बहुत गति दी और आकाशवाणी को आपके विजन का बहुत लाभ मिला जी। और यही नहीं, वर्तमान में सेवानिवृत्ति के बाद भी डॉक्टर H.O. श्रीवास्तव साहब बहुत गतिशील हैं और बहुत एक्टिव हैं। और आपने वर्ल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन नाम की इस संस्था का गठन किया और वर्ल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन इस नाम की संस्था के आप अध्यक्ष भी हैं। और इस संस्थान के माध्यम से आपने पूरे हिंदुस्तान में रेडियो स्टेशंस के निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में इंस्टॉलेशन को, संस्थापन को बहुत गति दी और इस कार्य में आपकी महारत है। सबसे पहले श्रीवास्तव साहब, हम आपके लिए शेर डेडिकेट करना चाहेंगे कि दीन धर्म की बात जब आए, धर्म मेरा इंसानी लिखना। दीन धर्म की बात जब आए, धर्म मेरा इंसानी लिखना। जब भी मेरी कहानी लिखना, पहले हिंदुस्तानी लिखना। इस मिट्टी का ज़र्रा ज़र्रा, इस मिट्टी का ज़र्रा ज़र्रा मेरा काशी मेरा काबा। इस मिट्टी का ज़र्रा ज़र्रा मेरा काशी मेरा काबा। इस मिट्टी से ही है मेरी पहचान पुरानी लिखना। और जब भी मेरी कहानी लिखना, पहले हिंदुस्तानी लिखना। आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन से बहुत पुरानी वाकफियत है, बहुत पुरानी पहचान है और आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दी है। हम श्रीवास्तव साहब आपका स्टूडियो आगमन पर खैर मकदम करते हैं, आपकी गुलपोशी करते हैं। और सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आर्या साहब। आज इस बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले हम आपसे रूबरू कराना चाहेंगे आकाशवाणी उदयपुर के केंद्र अभियंता श्री सतीश देपाल जी को। और सतीश देपाल साहब के बारे में हम बताएं कि आपने आकाशवाणी में अपने कार्य के दौरान कई अवार्ड्स प्राप्त किए हैं और ये अवार्ड्स आपको बांसवाड़ा में भी मिले। ये अवार्ड्स आपको आकाशवाणी उदयपुर को स्वच्छ, सुंदर और तकनीकी और प्रोग्राम की दृष्टि से पूरे भारत में श्रेष्ठ आकाशवाणी केंद्रों में स्थापित करने में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऐसे सतीश देपाल साहब भी आज इस बातचीत में हमारे साथ हैं। इस बातचीत में हम डॉक्टर H.O. श्रीवास्तव साहब के माध्यम से हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं को अवगत कराएंगे कि यदि कोई भी व्यक्ति वर्तमान में एक प्राइवेट रेडियो स्टेशन लगाना चाहे तो वो किस तरह लगा सकता है, किस तरह आगे बढ़े वो। और प्राइवेट रेडियो स्टेशन के साथ साथ अगर वो एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में आए, जहाँ की हम बातचीत करते हैं कि कई FM चैनल्स फिल्मी गीतों के माध्यम से अपनी पहचान पूरे देश में रखते हैं और इसी तरह वो प्रसारण करके देश में इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का ये जो महत्वपूर्ण दायित्व है आकाशवाणी का, उसको निभा रहे हैं। सबसे पहले श्रीवास्तव साहब, आप ये बताएं कि आकाशवाणी में जो आपका समय गुजरा और उस गुजरे हुए समय में आपने भी कई उपलब्धियां हासिल की, उन उपलब्धियों के बारे में हम जानना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं को अवगत कराना चाहेंगे आपके श्रीमुख से। धन्यवाद। आकाशवाणी में मैंने 37 साल सर्विस करी और इन 37 सालों में हर दिन, हर समय, हर मोमेंट मैंने बहुत ही एंजॉय किया और बहुत ही खुशी के साथ बिताया। जो आकाशवाणी ने मुझे दिया उसके लिए मैं हमेशा आकाशवाणी का अनुग्रहित हूँ। मुझे जीवन में जितने भी चांसेस मिले उन सब के लिए मैं आकाशवाणी का धन्यवाद देता हूँ।
मैंने आकाशवाणी ज्वाइन किया था 1971 में इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के द्वारा, और मैं 2007 में आकाशवाणी से रिटायर हुआ। इन दिनों में बहुत सी चीज़ों को करने के लिए मुझे अवसर मिला, और जिसके लिए मैं हमेशा आकाशवाणी का ऋणी हूँ। आकाशवाणी ने मुझे अपना मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए यूके भेजा अपने खर्चे पर। आकाशवाणी ने मुझे कंप्यूटर में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जापान भेजा, यूएसए भेजा, नॉर्वे भेजा। मैं 2 पीएचडी कर सका आकाशवाणी में रहते हुए। एमफिल मैंने किया आकाशवाणी में रहते हुए। उसके बाद मैंने एक पीएचडी केमिस्ट्री में करी, दूसरी पीएचडी मैंने इंफॉर्मेशन सिस्टम्स से बिट्स पिलानी से करी। मैं 2 दफ़ा कॉमनवेल्थ और आईटीयू एक्सपर्ट रहा, और बहुत से अवार्ड्स मुझे मिले। 5-6 दफ़ा मुझे मिला एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का अवार्ड मिलता रहा। इसके अलावा 2 दफ़ा मुझे इंटरनेशनल हुई डिक्लेयर किया गया। मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, और मैं बहुत ही से कार्यक्रमों से जुटा रहा, जैसे बेसिल की स्थापना, आकाशवाणी में आईटी डिवीज़न की स्थापना, एआईआर रिसोर्सेज की स्थापना, जिससे कि आकाशवाणी की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको दूसरे भी इस्तेमाल कर सके। तो इन सब चीज़ों से मैं जुड़ा रहा, और हर एक इसमें जो बहुत खास बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर पल जो मेरा आकाशवाणी में रहा वो यादगार पल मेरे लिए यादगार था, और मैंने इसको खूब एंजॉय किया, और बहुत खुशी के साथ मैंने ये पल बिताए। डॉक्टर एच.ओ. श्रीवास्तव साहब, आप अध्यक्ष हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन के, और आपकी इस फाउंडेशन का जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में आपने बताया अपने विजिटिंग कार्ड के माध्यम से कि फाउंडेशन विद द मिशन टू एनरिच एंड सस्टेन द लाइव्स ऑफ पुअर एंड एक्सक्लूडेड पीपल। इससे क्या आपका आशय है? जी, यदि आप विश्व में देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि विश्व में बहुत से लोग डिप्राइव्ड हैं, भुखमरी के शिकार हैं, रोज़गार नहीं है इसलिए इसके शिकार हैं, गरीब हैं, और ऐसे लोग हैं जिनकी वाणी को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी, कैसे इसको बढ़ाया जाए? और हम लोगों ने ये सोचा कि सबसे जो प्रथम चीज़ है वो ये है कि अगर उन्हें हम शिक्षित कर सकें और उनको एम्पावर कर सकें ताकि उनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो सके, तो वो सचमुच अपनी उन्नति कर सकते हैं। और इस मिशन को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि किस तरीके से इनकी लाइफ को इनरिच किया जाए, अच्छी बनाई जाए। और उस इनरिचमेंट के लिए हम अपना जो पुराना अनुभव था कि हम किस तरीके से मीडिया को, आकाशवाणी है, रेडियो है, टीवी है, इंटरनेट है, नई मीडिया जिसे कहते हैं न्यू मीडिया है, किस तरीके से इसका उपयोग करके और उनको हम ज़्यादा सुशिक्षित करें और उनको हम ज़्यादा एम्पावर करें, इस बात पर हमारा ये वर्ल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन कार्य कर रहा है। बहुत ही अच्छा आपके फाउंडेशन का ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, और इस उद्देश्य को पूर्ण करने में आप हमेशा तत्पर हैं। दिन रात इसी के बारे में, विकास के बारे में, इसके उन्नयन के बारे में आप सोचते हैं। हमारे साथ इस बातचीत में साथ दे रहे हैं श्री सतीश देपाल जी। अगला अवसर हम सतीश देपाल जी को देंगे, मगर उससे पहले आपके लिए ये शेर में डेडिकेट करना चाहता हूँ कि गुफ्तगू बंद न हो, बात से बात चले, सुबह से शाम में मुलाकात चले, और हम पे हंसती हुई तारों भरी ये रात चले। तो मॉर्निंग के शो में हमारे साथ हैं सतीश देपाल जी। सतीश देपाल जी चूँकि तकनीकी क्षेत्र के ज्ञाता हैं, इन्हें भी तकनीकी क्षेत्र में उत्कृष्टता है तो कई बार पुरस्कार मिल चुके हैं, और आज वो बड़ा प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं कि एक आकाशवाणी के फॉर्मर चीफ इंजीनियर एआईआर एंड दूरदर्शन से वो बातचीत कर रहे हैं आकाशवाणी के विस्तार और विकास के बारे में। और वर्तमान समय में जब हम ये देखते हैं कि युवा जो कि एफएम चैनल के रिवाइवल की वजह से वापस आकाशवाणी से जुड़ गया, तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपसे करेंगे। सबसे पहला अवसर देंगे हम सतीश देपाल जी को। नमस्कार डॉक्टर श्रीवास्तव साहब, आपने बिल्कुल सही बताया कि आपकी जो संस्था जो आपने नई गठित की, आज अगर देखा जाए तो समाज में हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं समाज को। एक वर्ग वो है जो
जिसके पास सूचनाएं हैं, सूचनाओं से परिपूर्ण है, और समाज का एक वो वर्ग है जो जिसमें नितांत सूचनाओं का अभाव है, उनके पास सूचनाएं नहीं है। जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपका जो विजन है उन लोगों के लिए जो जिनके पास सूचनाएं नहीं है, क्योंकि आज सूचना तकनीक में कई महंगे उपकरण प्रयुक्त होते हैं, तो उनके लिए आपका क्या विजन है ताकि वो उससे लाभान्वित हो सके, मैं ये जानना चाहूँगा। जब हम लोग ऑल इंडिया रेडियो में कार्य कर रहे थे तो उस वक्त ऐसा था कि ऑल इंडिया रेडियो और टेलीविज़न मोस्टली भारत सरकार ही चला सकता था और केवल ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ही इसको चलाते थे। जी, एकाधिकार था। एकाधिकार था जी। और ये सेंट्रल सब्जेक्ट के अंदर में आता था, इसलिए कोई भी प्राइवेट आदमी अपना रेडियो या दूरदर्शन नहीं चला सकता था। जी जी। जब सैटेलाइट टीवी आया जो कि 90 के दशक में हुआ, और इस 80-90 के दशक में सैटेलाइट टीवी से कुछ कम्युनिकेशन हुआ जो कि प्राइवेट लोगों ने शुरू किया, या केबल टीवी से भी शुरू हुआ उसी वक्त, लेकिन रेडियो फिर भी ऐसा था जिसको कोई लगा नहीं सकता था। मुझे बड़ी खुशी है कि 2000 के करीब जब ये पॉलिसी बनी कि रेडियो को भी प्राइवेट क्षेत्र में दिया जाए, और उस पॉलिसी के गठन में और उस पॉलिसी को ड्राफ्ट करने में मैंने भी सहयोग दिया। और उस वक्त लोगों का ये कहना था कि प्राइवेट में अगर रेडियो दे देंगे तो एक वार हो जाएगा। और मगर ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बहुत बड़ा दिल रखा। जी हाँ, जी हाँ, बड़े दिल का परिचय। बिल्कुल सही है जी। और ये तय किया गया कि इसको धीरे धीरे करके प्राइवेट में देने के बाद देखा जाए कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। जी। और प्राइवेट में 2 तरीके के रेडियो स्टेशंस बनाए जाते हैं। जी। एक तो बनाया जाता है कमर्शियल रेडियो स्टेशन। जी हाँ। जैसे कि आप बहुत से रेडियो स्टेशन जानते हैं, उदयपुर में भी है। जी हाँ। और कमर्शियल रेडियो स्टेशंस में मेन पर्पज है कि लोग फ्रिक्वेंसी खरीदते हैं जी। और वो कमर्शियल वे में इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको प्रॉफिट हो सके। जी जी। बीच बीच में विज्ञापनों के द्वारा वो आय अर्जित करके, राजस्व अर्जित करके उसको सस्टेन कर सके। बिल्कुल सही बात है। और उनको काफ़ी पैसे भी देने पड़ते हैं फ्रिक्वेंसी लेने के लिए। फ्रिक्वेंसी का ऑक्शन होता है और उस नीलामी की प्रक्रिया से उन्हें फ्रिक्वेंसी मिलती है। जी। और चूंकि नीलामी में उन्हें बहुत पैसे देने पड़ते हैं तो उन्हें अपना रेडियो स्टेशन भी चलाना है, पैसे भी अर्जित करना है, प्रॉफिट भी करना है। जी। तो इसको कमर्शियल रेडियो स्टेशन बताते हैं। जी। फिर हम लोगों ने देखा कि ये कमर्शियल रेडियो स्टेशन जो है उससे गरीबों को रियली फ़ायदा नहीं हो रहा है। जी जी जी। वो केवल शहरी वर्ग के जी में ही सीमित हो गया है। जी हाँ जी। तब ये सोचा गया कि क्यों न एक छोटे छोटे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो दिए जाएं, जो एनजीओज को, स्कूलों को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को, उनको दिया जाए। जी। जो स्वयंसेवी संगठन हैं वो NGOs उन्हें हैं। चलाएं, एनजीओज उन्हें चलाएं। और उसका मेन पर्पज ये होगा कि वो खुद भी उसमें इन्वॉल्व हों और साथ ही साथ जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, उस समुदाय को भी उसमें इन्वॉल्व करें और उसको शिक्षा के लिए, रोजगार सृजन के लिए, पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करें, किसानों के फायदे के लिए। जी। तो ये सोचा गया और 2001 में ये कम्युनिटी रेडियो की स्थापना करी गई, पॉलिसी की स्थापना करी गई और तब से ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बहुत से बन गए हैं। करीब करीब 300 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इस वक्त लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। जी जी जी। श्रीवास्तव साहब, हम आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं को ये अवगत कराना चाहेंगे कि यदि कोई भी एनजीओ या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कम्युनिटी रेडियो फॉर एजुकेशनल पर्पस या कम्युनिटी रेडियो फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन अगर वो इंस्टॉल करना चाहें तो उसके लिए प्रोसेस क्या, हाउ दे शुड स्टार्ट? सबसे अच्छी बात जो इस योजना में है वो ये है कि जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सैंक्शन होता है इसके लाइसेंस फ्री है, मुफ्त है, कोई पैसा नहीं देना होता। तो सरकार ने योजना ये बनाई कि आपको फ्री में लाइसेंस मिलता है, केवल थोड़ा सा स्पेक्ट्रम फ़ी जिसे कहा जाता है फ्रिक्वेंसी का, वो करीब 20,000 रुपये साल के देने पड़ते हैं भारत सरकार को जी। और ये बिल्कुल फ्री है। जी जी। इसके अलावा कम्युनिटी रेडियो जो इंस्टॉल करने वाले हैं, कोई निजी संस्था है या एनजीओ है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, क्या उन्हें कोई सब्सिडी भी आप देते हैं इसका? नहीं, इसमें ऐसा है
कि हम लोगों ने सबसे पहले 5 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन किसानों के लिए स्थापित किए 5 यूनिवर्सिटीज़ में जी। इस देश के अंदर। और उन 5 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के इस्टेब्लिश होने से भारत सरकार का कृषि मंत्रालय यदि केवल किसानों के लिए रेडियो स्टेशन बनाया जाए तो उसके लिए वित्तीय सहायता देती है। जहाँ तक NGOs हैं उनके लिए वित्तीय सहायता नहीं मिलती है, लेकिन इसके बनाने में इतना कम पैसा खर्च होता है कि वो जो संस्थाएं हैं वो इसको बना सकती हैं और बनाने के बाद चला सकती हैं। साथ ही साथ अभी इसमें थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भी और एडवर्टाइजमेंट करके पैसे कमाने की भी इसमें स्वीकृति दे दी गई है, जिससे वो चलाने का खर्चा एडवर्टाइजमेंट से कमा सके। तो इस तरीके से ये जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन है एक बहुत अच्छी चीज़ है, और इससे जो बहुत गरीब लोग हैं, जो मार्जिनलाइज लोग हैं, उनको शिक्षित किया जा सकता है। इससे स्वरोजगार की गठन भी करी जा सकती है। जैसे हम लोगों ने कुछ इस तरीके भी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लगाए हैं जिससे हम उनको बताते हैं कि किस तरीके से महिलाएं या बहनें मुरब्बा बना सकती हैं, अचार बना सकती हैं, मोमबत्ती बना सकती हैं, और कैसे इस तरीके से थोड़े पैसे कमा सकती हैं। इसी तरीके से किसानों के लिए जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लगता है उसमें किसानों के लिए ये बताते हैं कौन सा बीज मिलना चाहिए, कहाँ से उन्हें बीज मिल सकता है, क्या फर्टिलाइज़र डालने चाहिए, किन फर्टिलाइज़र्स को डालने से अच्छी पैदावार हो सकती है। और साथ ही साथ इसमें जो इंटरैक्टिव सिस्टम्स है, इंटरैक्टिव सिस्टम होने से ये होता है कि अगर साइंटिस्ट या प्रोफेसर से वो बात करना चाहें तो वो बात करके अपनी कठिनाइयों के बारे में पूछ सकते हैं ताकि उन्हें समुचित ज्ञान मिल सके। जी। डॉक्टर एच ओ श्रीवास्तव, हम आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं को ये अवगत कराना चाहेंगे कि जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन अब तक स्थापित हुए हैं, क्या उनकी कार्यप्रणाली और उनके संचालन से जो सरकार की जो नीति है, रीति है, उसमें कुछ सफलता मिली है? हम ये तो नहीं कहेंगे कि पूर्ण सफलता मिली है, और उसका बहुत सा रीज़न ये है कि जितना शिक्षा लोगों को देना चाहिए, जितना लोगों को पता होना चाहिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन के बारे में, उतना लोगों को पता नहीं है। बहुत से लोग जो लगाना चाहते हैं उन्हें ये नहीं पता कि किस तरीके से कहाँ एप्लीकेशन डाली जाए, कहाँ किसको अप्रोच किया जाए, कहाँ इसके इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, कौन इसे लगाएगा, कितना मुश्किल है। तो इन चीज़ों की कठिनाइयाँ, लोगों की जानकारियाँ कम हैं। लेकिन अभी मंत्रालय ने बहुत मेहनत करी है और बहुत जगहों में वो सेमिनार आयोजित करके लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। और जिसका एफर्ट का जो निकला है, उसका फ़ायदा जो हुआ है वो ये हुआ है कि अभी मंत्रालय में करीब 1000 रेडियो स्टेशंस के लिए एप्लीकेशंस आई हुई हैं और उसे करके वो देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मंत्रालय इस जनता के जो रुझान है आकाशवाणी केंद्र या कम्युनिटी रेडियो स्थापना के पीछे, उससे संतुष्ट है? मंत्रालय संतुष्ट नहीं है, और इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न ये कर रहे हैं कि बहुत से एप्लीकेशन आए। पहले जब एप्लीकेशन आती थी तो उसके लाइसेंस मिलने में 1 से 1.5 साल या 2 साल लग जाता था। अभी उन्होंने समय कम करा है, 6 से 8 महीने में लाइसेंस मिल जाता है। अभी लगाने में भी जल्दी से लग जाता है, और कुछ जगहों में बहुत अच्छा कम्युनिटी रेडियो चल रहा है और लोग उसका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो धीरे धीरे लोगों में जैसे जैसे जागृत होती जा रही है उस तरीके से ये बढ़ता चला जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं, जब हम लोगों ने बनाया था बहुत पहले कि कितने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंदुस्तान में लग सकते हैं, तो रफली हम लोगों ने जो प्लानिंग करी थी उसमें 5000 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हिंदुस्तान में लग सकते हैं। और अभी चूंकि केवल 300 लगे हैं तो बहुत लंबा रास्ता है जाने के लिए। और हम आपको एक बहुत ही बढ़िया वाकया बताते हैं। जब ये कम्युनिटी रेडियो का डिस्कशन हो रहा था तो एक फिल्म दिखाई गई थी हम लोगों को, मैं भी उसमें था, बेंगलोर में ये डिस्कशन हो रहा था। उन्होंने कहा कम्युनिटी रेडियो का किस तरीके से उपयोग होना चाहिए, और उन्होंने कहा कम्युनिटी रेडियो में ये दिखाया कि एक मछुआरन थी और उसने एक मछली मारी। क्या बात। और वो रेडियो स्टेशन के अंदर गई और उसने कहा देखो मैंने हिल्सा मारी है, 5 किलो की ये हिल्सा है, शाम को इस बाजार में बैठूंगी और इस रेट में दूंगी, तुम आके ले जाओ।
अब इसका फायदा किसको हुआ? जिसने मछली मारी उसको, और जिन्हें मछली चाहिए उनको, कम्युनिटी को। जी। अगर कम्युनिटी रेडियो इस स्तर पर प्रयोग किया जाए जी तो इसका फायदा ही फायदा है। कुल मिला के आपका ये कहना है कि कम्युनिटी रेडियो शुड बी फॉर द कम्युनिटी एंड इट शुड बी रन बाय द कम्युनिटी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इस बातचीत को हम और आगे बढ़ाएं उससे पहले हम फिर अनुरोध करेंगे हमारे केंद्र अभियंता श्री सतीश देपाल साहब को कि वो कोई कम्युनिटी रेडियो से संबंधित सवाल या जो दूसरे रेडियो स्टेशन की जो हमने चर्चा की थी कमर्शियल रेडियो, उसके बारे में कोई भी सवाल करें। आपने सर कम्युनिटी रेडियो के बारे में बहुत विस्तार से आपने बताया। वास्तव में अगर देखा जाए तो सामुदायिक रेडियो की जो सबसे बड़ी ताकत है, वो ताकत ये नहीं है कि वो उस सिग्नल उसका कितनी दूर तक जा रहा है, उसकी ताकत ये कि सिग्नल कितना समीप तक जा रहा है, यानी कि उसका जो स्पष्ट हो और उसकी जो रेंज है वो बहुत कम होती है, मतलब कम क्षमता के ये ट्रांसमीटर्स होते हैं जिसमें 50 वाट के जैसे सरकार दे रही है स्वीकृति, तो उससे सिग्नल जो है कितनी पास तक जाए, कितनी समीप तक सुनाई दे, और उस एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए, मतलब जिसका उद्देश्य एक समुदायों को जोड़ना और उस तरह से। जी। तो सर श्रोताओं को थोड़ा आप ये बताइए सर कि इसमें कम्युनिटी रेडियो के लिए एक तो कौन इसके लिए पात्रताएं रखते हैं और इसके लिए कितनी लागत आ जाती है, क्या क्या सुविधाएं और किस तरह से इसका संस्थापन किया जा सकता है। देपाल जी, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की संस्थापना कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल या एनजीओ या सोसाइटी, केवल ये 5 लोग कर सकते हैं कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, सोसाइटी, एनजीओ या केवीके कृषि विज्ञान केंद्र भी कर सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया, अगर कृषि विज्ञान केंद्र करे तो इसका सारा पैसा भारत सरकार देती है। तो ये एक फ़ायदा है। अगर कृषि विज्ञान केंद्र या कोई एग्रीकल्चर कॉलेज या कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी करना चाहे तो सारा का सारा पैसा कृषि मंत्रालय देती है करने के लिए। अगर केवीके एनजीओ है, भारत सरकार का नहीं है, तभी भी इसका पैसा मिलता है। तो एक तो ये है कि केवल ये 5 या 6 कैटेगरी के लोग जरूर होने चाहिए, वही लगा सकते हैं कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। जी। दूसरा जो आप बता रहे थे कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन थोड़े एरिया को कवर करता है, उसका रीज़न ये था कि हमारा जिस तरीके से देश है, कहा जाता है कि घाट घाट में आप चलिए और यहाँ जो है पानी हर 5 कोस पे बोली बदल जाती है, बोली और पानी बदल जाती है। जी। तो उस बोली और पानी के लिए तो हमें 5 ही कोस का करना है ना। तो इसलिए छोटे छोटे कम्युनिटीज़ के लिए छोटे छोटे रेडियो स्टेशन दिए जाते हैं। जी। जहाँ तक लागत का सवाल है, ये करीब करीब 10-12 लाख रुपए से लेके 20-25 लाख रुपए तक लगता है। डिपेंड इस बात पर करता है कि आप कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से क्या करना चाहते हैं। एक हमने बताया था कि मछुआरन जाके और वहाँ कम्युनिटी से बात करना चाहती है, वो बहुत ही कम पैसे में भी हो सकता है। और अगर मान लीजिए कॉलेज है जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इस्टेब्लिश कर रहा है और उससे पढ़ाई कराना चाहती है मास कम्युनिकेशन की, तो डेफिनेटली उसको थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। और उसको करीब 20-25 लाख रुपए में वो भी अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लगवा सकते हैं। जी हाँ। हमने पापुआ न्यू गिनी और अफ्रीकन कंट्रीज़ और मलेशिया के आसपास भी मेरा जाना हुआ। मैंने पाया गया कि पापुआ न्यू गिनी में पूरी पढ़ाई एक यूनिवर्सिटी द्वारा जो रेडियो के माध्यम से हो रही है, और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे कई सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके द्वारा जो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आकाशवाणी इस माध्यम को, रेडियो के माध्यम को यूज़ किया जा रहा है और बहुत बड़ी सफलता वहाँ अर्जित की जा रही है। उसी क्षेत्र से संबंधित मेरा ये सवाल है कि जो कम्युनिटी रेडियो के संबंध में अब तक जो उपलब्धियाँ रही हैं हिंदुस्तान में, उसकी जानकारी आपने बड़े सरल तरीके से दी है। एक और कम्युनिटी रेडियो का ये भी काम हो सकता है कि सामाजिक उत्थान में सोशल वर्क भी कम्युनिटी रेडियो के द्वारा किया जा सकता है, मेरा ये मानना है। हमने ये प्रयोग किया था, सीडा एक इंस्टीट्यूट है, कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, उसमें ये एक नया प्रयोग किया गया कि हाउ टू एक्सीलरेट द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ थ्रू रेडियो, and that concept was
accepted by the Canadians, by the Malaysians, and by All India Radio. And we have practically seen कि जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका समाधान करने में भी कम्युनिटी रेडियो का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, योगदान रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना? बिल्कुल सही बात है। कम्युनिटी रेडियो तो उसका बेसिक पर्पज़ यही है जी कि जब आप बड़ा रेडियो स्टेशन लगाते हैं, अगर कमर्शियल रेडियो स्टेशन लगाते हैं, इवन हमारे यहाँ जब ऑल इंडिया रेडियो लगाते हैं, तो उसमें अगर कम्युनिटी को आना है तो उसको एक परमिशन चाहिए, उसको एक इजाज़त चाहिए, उसका एक ख़ास फॉर्मेट है जिसमें कि आप जनरली प्रोग्राम करते हैं। जी हाँ। कम्युनिटी रेडियो में कोई फॉर्मेट नहीं चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। ये आप सीधे कम्युनिटी से बात करते हैं, आप भोजपुरी में करिए, राजस्थानी में करिए, जैसे ये बात करना चाहते हैं। जी जी। बल्कि ख़ास तौर से हम लोग जहाँ भी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लगवाते हैं वहाँ हम ये करते हैं कि वहीं का गांव का जो बच्चा है जी उसी को ट्रेन करके लगाया जाए। हम नहीं चाहते हैं कि जैसे एफएम में आते हैं और बड़े ट्रेन अनाउंसर्स या आरजेज आते हैं उस तरीके के लोग लगाए जाएँ। ऐसा भी कहा गया है श्रीवास्तव साहब कि हाउ टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट प्रोसेस थ्रू ब्रॉडकास्टिंग, और ऐसा हुआ है कि जो सामाजिक उत्थान का कार्य है, समस्याओं के समाधान का कार्य है, वो कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से बहुत हुआ है। और इसमें कम्युनिटी के द्वारा जो समस्याएं हैं उनको रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद उन समस्याओं को जब संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सुनाया गया तो उन्होंने उन समस्याओं को सुना और फिर दूसरे प्रोसेस में वापस उस अधिकारी से और कम्युनिटी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो हमारी समस्या आप अधिकारी के पास ले गए और उस अधिकारी ने उस समस्या का समाधान किया। तो ये अपने आप में बहुत सफलता की कहानी में मानता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी। क्योंकि फीडबैक आना जी, और दूसरा क्या है कि हर आदमी ज़्यादा सेंसिटिव होता है जी, जबकि किसी रेडियो से जा रहा हो कि भाई यहाँ की सड़क खराब है, यहाँ पानी नहीं मिलता है, यहाँ बीज नहीं मिल रहा है, यहाँ ये बीमारी बहुत हो गई, या यहाँ बीमारी बहुत हो गई है, तो आप कम्युनिटी से जब बता रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं जी। और इतने ही नहीं, बहुत जगह हमारे अभी एफएम की रीच नहीं है जी, जबकि एफएम बहुत इस प्लान में बढ़ाने जा रहे हैं। करीब 300 एफएम रेडियो स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो भी लगाने जा रहा है, 800 एफएम कमर्शियल के आने जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी अभी बहुत जगहों में रीच नहीं है, बहुत से विलेजेस के अंदर में, और वहाँ कम्युनिटी के इंटरटेनमेंट का भी माध्यम है जी हाँ, जी हाँ। और आपको ये बहुत आश्चर्य होगा कि यूके में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी की शादी हो रही है और उससे कुछ गाने प्रसारित करने हैं घर में, जैसे हमारे यहाँ गीत होता है शादी की, उसको प्रसारित करना है तो उसको 1 महीने या 15 दिन के लिए लाइसेंस मिलता है जी हाँ, जी। और सारा उसको जो कम्युनिटी रेडियो का इक्विपमेंट है वो बाजार से वो किराए पर ले आ सकता है, 1 महीना चलाने के बाद बंद कर सकता है जी। अमेरिका में कई ऐसे रेडियो स्टेशन हैं जो दिन भर पॉप म्यूजिक ब्रॉडकास्ट करते हैं जी हाँ, और बीच बीच में मैट्रिमोनियल्स ब्रॉडकास्ट करते हैं जी हाँ। और उन्होंने बहुत सफलता अर्जित की और कई दूर दूर के परिवारों को मिला दिया जी हाँ, बिल्कुल सही है। और शादियां हो गई और परिवार मिल गए। बिल्कुल। तो ये भी एक कम्युनिटी रेडियो का बहुत बड़ा काम, बड़ा योगदान माना जाता है जी हाँ। श्रीवास्तव साहब, बहुत ही रोचक बातचीत चल रही है कम्युनिटी रेडियो के बारे में। इस रोचक बातचीत के बीच में हम कई महत्वपूर्ण सवाल करेंगे और उन सवालों से पहले हम एक प्यारा सा शेर श्रीवास्तव साहब आपको डेडिकेट करना चाहेंगे और वो शेर है कि खींच लाती है जुस्तजू तेरी, खींच लाती है जुस्तजू तेरी और अच्छी लगती है गुफ्तगू तेरी। आपकी इस बातचीत में बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। हम इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अगला अवसर देंगे स्टेशन इंजीनियर श्री सतीश देपाल साहब को। आपने कम्युनिटी रेडियो पर बहुत जानकारियाँ दी हमारे श्रोताओं को। आपने ठीक बताया कि जो बड़े रेडियो केंद्र होते हैं उसमें जो आम लोग होते हैं उनके जो हित होते हैं वो कुर्बान चढ़ जाते हैं। उन लोगों की भागीदारी रेडियो में सुनिश्चित करने के लिए जो सामुदायिक की रेडियो की जो परिकल्पना की गई और निश्चित तौर पे भारत में उसको वो साकार होती जा रही है। अब किसी भी संस्था को चलते रहने के लिए इनकम की ज़रूरत होती है, उसके आय की ज़रूरत होती है जी जी। तो एक बार अगर कोई एनजीओ या कोई कॉलेज सेंटर वगैरह कोई भी कम्युनिटी रेडियो अपना संस्थापन करके प्रारंभ कर देता है तो उसको चलते रहने के लिए उसके लिए आय के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। कुल मिला के आपका ये प्रश्न है कि कम्युनिटी रेडियो को सशक्त बनाने के लिए सरकार के क्या कुछ प्रयास हैं?
देखिए, सरकार ने एक तो हमने अभी बताया कि अगर कम्युनिटी रेडियो किसी केवीके या कृषि विद्यालय या कृषि यूनिवर्सिटी द्वारा किया जा रहा है तो उसका सारा खर्चा भारत सरकार का कृषि मंत्रालय देता है। इसके अलावा उसको चलाने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ी इनकम होती रहे, और इसके लिए उन्होंने 1 घंटे में 5 मिनट की एडवर्टाइजमेंट की स्वीकृति दे दी है जी। और हर घंटे 5 मिनट एडवर्टाइजमेंट करी जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि डीएवीपी को कंपलसरी कर दिया है जी। कि जो उनके पास विज्ञापन आते हैं उसमें से कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों का भी हिस्सा हो। और इतना ही नहीं, उन्होंने कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों के लिए एक रेट रिवाइज करके एक अच्छा सा रेट दे दिया है जो कि 10 रुपये प्रति सेकंड है। जी हाँ, जी हाँ। और वो एक अच्छा रेट है। अगर 10 रुपये प्रति सेकंड के हिसाब से आप 5 मिनट प्रति घंटे का निकालें तो एक अच्छी खासी रकम इससे पैदा हो जाती है, जिससे इसको चलाने में और मेंटेन करने में लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी जी। दूसरी चीज़ ये है कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इनके पास 24 घंटे के लिए है, तो इसको शेयर भी कर सकते हैं दूसरों के साथ। अगर 4 ग्रुप हैं और वो शेयर करना चाहते हैं, थोड़े देर के लिए अपना समय कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का किसी और को देना चाहते हैं तो उससे भी एडवर्टाइजमेंट ले सकते हैं। जी। तीसरा तरीका ये है कि जब ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन चला रहे हैं और आपको मालूम है कि देश में कमर्शियल रेडियो स्टेशन बहुत एक बाढ़ सी आ रही है, एक रिवाइवल हो रहा है, 800 नए कमर्शियल रेडियो स्टेशन लग रहे हैं। इनका एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए कहाँ से एडवर्टाइजमेंट आएगा? कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बहुत कम पैसे में इस्टेब्लिश होता है। अगर इनको ये विधि पता हो कि किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट बनाया जा सकता है तो ये अपना उनके एडवर्टाइजमेंट बना के भी बेच सकते हैं। तो बहुत से तरीके हैं। कुछ क्लासेस चला सकते हैं, नए आरजेस बना सकते हैं, कुछ कोर्सेज चला सकते हैं। तो बहुत से तरीका है धन उपार्जन करने का और इसको अच्छी तरीके से चलाने का। श्रीवास्तव साहब, आपसे हम ये भी जानकारी चाहेंगे कि क्या कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जिन्होंने स्थापित किए हैं, क्या वो इसके साथ साथ मास मीडिया से रिलेटेड कोई संस्थान भी चला सकते हैं? देखिए, मास मीडिया से रिलेटेड संस्थान बिल्कुल चला सकते हैं और दोनों तरीके से हो सकता है। जैसे बहुत से मास कम्युनिकेशन हैं, इंस्टीट्यूट्स जो हैं उन्होंने कम्युनिटी रेडियो ले रखा है। जैसे जामिया मिलिया है, उन्होंने कम्युनिटी रेडियो इसीलिए लिया हुआ है कि मास कम्युनिकेशन के चला रहे हैं और उन्हें उसमें कोर्सेज कराने में इसका फ़ायदा होगा। जिम से जी जी, दिल्ली में वो चला रही है। तो बहुत से जयपुर में वनस्थली चला रही है जी। जयपुर में एक और मैनेजमेंट का मास कम्युनिकेशन का इंस्टीट्यूट है, वो भी चला रहा है जी जी। तो बहुत से लोग हैं जो मास कम्युनिकेशन के इंस्टीट्यूट हैं और वो कम्युनिटी रेडियो बेस्ड बहुत से क्लासेज चला रहे हैं। दूसरा क्या है कि अगर आपने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ले लिया और आपके पास अभी मास कम्युनिकेशन के क्लासेज नहीं है तो मास कम्युनिकेशन के क्लासेज चलाने से आप वो शिक्षा दे सकते हैं जिसमें कि प्रैक्टिकल शिक्षा होगी बच्चों की। और जब यहाँ से वो ट्रेन होके जाएंगे तो वो सीधे सीधे किसी भी कमर्शियल रेडियो स्टेशन या किसी भी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को चलाने में सक्षम होंगे। जी हाँ, तो बहुत से कोर्सेज प्रोडक्शन के हैं, ऑडियो वीडियो के हैं, फीडबैक के हैं। तो बहुत से कोर्सेज कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के आसपास चलाए जा सकते हैं। जी जी। तो भारत में सामुदायिक रेडियो के बढ़ते चरणों के बारे में, बढ़ते कदमों के बारे में डॉक्टर एच.ओ. श्रीवास्तव साहब, आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप फॉर्मर चीफ इंजीनियर ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन रहे हैं, आपका लंबा अनुभव रहा है। आज बहुत मसरूफियत के बावजूद आप हमारे स्टूडियो में पधारे और आपने हमारे FM लेक सिटी और मीडियम वेव के श्रोताओं के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी दी। हम आपको इस आशा के साथ चंद पंक्तियों के साथ इस इंटरव्यू को यहीं विराम देते हैं कि ओ जीवन के थके पंखेरू बढ़े चलो हिम्मत मत हारो। ओ जीवन के थके पंखेरू बढ़े चलो हिम्मत मत हारो। पंखों में भविष्य बंदी है, मत अतीत की और निहारो। क्या चिंता धरती यदि छूटे, उड़ने को आकाश बहुते। न जाने तुमसे मिलने की, मंजिल से मिलने की, सफलता से मिलने की, न जाने तुमसे मिलने की इच्छा कम विश्वास बहुत है। श्रीवास्तव साहब, स्टूडियो आगमन के लिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, देपाल साहब और हमारी तरफ से। और आज इस इंटरव्यू को यहीं विराम देते हैं, फिर कभी मुलाकात होगी। आज इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।